हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। आज के सेशन में कंप्लीट रोड मैप हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर 2025 के लिए। किस तरह से हमें सोशोलॉजी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है, कैसे हम अपना जो टारगेट स्कोर अचीव कर सकते हैं। सोशोलॉजी सब्जेक्ट में आप जानते हो कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहता है कंपैरेटिवली, अगर बात करें बाकी सब्जेक्ट्स की कंपैरिजन में। जहां बाकी सब्जेक्ट्स में 200 मार्क्स पे जेआरएफ क्लियर हो जाता है, वहां कई बार सोशोलॉजी सब्जेक्ट में 200 मार्क्स पे आप नेट भी नहीं क्लियर कर पाते हो। कैसे ये जो हाई कट ऑफ है उसके लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स का, कंप्लीट चीजें आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है जूही जैन। यहाँ पर मैं लास्ट 2 ईयर से डेडिकेटेडली क्लासेस आपके लिए लेकर आ रही हूँ सोशोलॉजी सब्जेक्ट की, एंड ऑल्सो पेपर 1 में हायर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन की भी क्लासेस यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। जेआरएफ मैंने क्वालिफाई किया है विद 224 मार्क्स। गेट एग्जामिनेशन भी मैंने क्वालिफाई किया हुआ है सोशियोलॉजी में विद ऑल इंडिया रैंक 34। मेरा जो भी एक्सपीरियंस है इन एग्जामिनेशन का, मैंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी इस एग्जामिनेशन के लिए, सारी चीजें हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा दिसंबर के लिए बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। मंडे से हमारी 7 जुलाई से मंडे से जो क्लासेस है वो डेडिकेटेडली मैं यहाँ पर आपके लिए स्टार्ट कर रही हूँ पेपर 1 एंड पेपर 2 की। स्पेशली जेआरएफ अड्डा प्रीमियम कोर्सेज में पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स आप लेते हो तो पेपर 1 का कोर्स भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर मिल जाता है। टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, हैंडबुक में मिल जाते हैं जिसमें मेरे शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे, प्रीवियस या पेपर्स यहाँ पे मिल जाएंगे, एंड रिसर्च प्रपोजल रिलेटेड भी जो गाइडेंस है, प्रपोजल मेकिंग का डायरेक्शन अप्रोच है, उसके लिए भी अलग से सेशंस यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। आप प्रीमियम कोर्सेज को बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। 10% डिस्काउंट अभी आपको दिया जा रहा है, आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी चलती हैं जयपुर में। आप सभी लोग जयपुर सेंटर को भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप लोगों को कंप्लीट गाइडेंस है, डेमो क्लासेस है, सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, नेक्स्ट 5 मंथ्स का क्या रोड मैप यहाँ पर होना चाहिए। डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर हमें फॉलो करना है। इससे पहले आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, कुछ जरूरी चीजें हमारे लिए जानना जरूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग डायरेक्ट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, बट सबसे पहले आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो उससे पहले जरूरी होता है एक प्लानिंग हमें करना बहुत जरूरी है। एक प्लान आपके पास डिस्कस होना चाहिए, नेक्स्ट प्लान पूरा रेडी होना चाहिए। नेक्स्ट 5 मंथ्स हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से चीजों को टारगेट करना है। आज से अगर मैं देखूं तो अराउंड 150 डेज हम लोग राउंड ऑफ करके मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर है प्रिपरेशन करने के लिए। 180 डेज में नहीं बोलूंगी, 150 डेज ही लगभग हमारे पास है इस एग्जामिनेशन के लिए, मतलब अराउंड 5 मंथ्स का टाइम है। तो यहाँ पर हम लोगों को किस तरह से अपनी चीजों को टारगेट करना है। सबसे पहले हम लोग स्ट्रेटेजी की बात करें उससे पहले कुछ चीजें हमारे लिए जानना जरूरी है। आप जिससे आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले मैं हमेशा बोलती हूँ एक टारगेट स्कोर हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए। क्या टारगेट स्कोर है जो आप अचीव करना चाह रहे हो। जैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे अपना टारगेट स्कोर बनाया था कि मुझे 220+ मार्क्स यहाँ पर लेकर आने हैं, तभी मैं जेआरएफ क्लियर कर सकती हूँ सोशियोलॉजी में। मैंने जब इस माइंडसेट के साथ अपनी प्रिपरेशन की कि नहीं मुझे तो 220+ मार्क्स ही लेकर आने तभी जेआरएफ क्लियर होगा। जब आप पहले से ही अपना माइंडसेट इस तरह का बनाते हो तो डेफिनेटली आपका माइंड भी उसी तरह से काम करता है। जिस तरह से आप घास डालोगे उसी तरह का रिजल्ट, बीज आप बोगे उसी तरह का रिजल्ट बेसिकली आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप इसी माइंडसेट के साथ चलते हो, जैसे मैंने माइंडसेट बनाया कि मुझे 220+ मार्क्स स्कोर करने हैं तो मेरा जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल ये चीज मेरे लिए वर्कआउट की भी। 224 मार्क्स मैंने स्कोर किए और अपना जेआरएफ यहाँ पे क्लियर किया। तो सिमिलरली अब यहाँ पर क्योंकि मैंने अपना जेआरएफ 2 साल पहले क्लियर किया था जून 23 में, अब हमारा टाइम के साथ कंपटीशन बढ़ रहा है, लेवल बढ़ रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है, तो थोड़ा सा ये जो टारगेट स्कोर है इसमें भी हमें चेंजेस करने की जरूरत है। अभी जो आपको टारगेट स्कोर लेके चलना है, मैटर नहीं करता आप जनरल कैटेगरी से हो, रिजर्व कैटेगरी से हो, आप नेट को टारगेट कर रहे हो, जेआरएफ को कर रहे हो, जो भी आप टारगेट कर रहे हो, बट एक जो टारगेट स्कोर जो हमें हमेशा हाई लेके चलना है वो है अपना 230 से लेके 240 मार्क्स तक हमें अपना टारगेट स्कोर बना के चलना है। और ये अचीवेबल स्कोर है। इस टाइम पे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं वो 240 244 मार्क्स, जैसे आपने देखा था लास्ट ईयर इवन स्टूडेंट्स ने स्कोर किए हैं, यहाँ पे 250 तक मार्क्स बच्चे लेकर आ रहे हैं। ये अचीवेबल स्कोर है।
डेफिनेटली आप कर सकते हो, बट 230 हम लोग एक आइडियल टारगेट स्कोर है। 230 प्लस मार्क्स अगर आप स्कोर कर लेते हो तो बेसिकली आप अपना जेआरएफ क्लियर कर लोगे। अब ये जो 230 प्लस मार्क्स हमने अपना टारगेट बनाया है, इसके लिए आपको अराउंड 115 से लेके 120 क्वेश्चंस यहाँ पर अपने सही करने होंगे। अब जाहिर सी बात है, ये चीज हम लोग सिर्फ पेपर टू के भरोसे नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर टू में आपके 100 ही क्वेश्चन है, आपको टारगेट है आपका 230 मार्क्स, तो आपको 115 क्वेश्चन सही करने होंगे। तो यहाँ पर हम लोग को पेपर वन को भी स्टार्टिंग से ही अपना फ्रेंड यहाँ पर बनाकर चलना पड़ेगा। तो पेपर वन एंड पेपर टू में आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब अपना ये जो टारगेट स्कोर है, टाइम है, उसको एलोकेट करोगे। पेपर वन को आपको कितना टाइम देना है, पेपर टू को कितना टारगेट देना है। जैसे आप अपना टारगेट स्कोर बना के चलते हो, सपोज 120 क्वेश्चन आप टारगेट कर रहे हो, तो आप यहाँ पर टारगेट करो 115 से 120 क्वेश्चन आप टारगेट कर रहे हो, तो आप टारगेट करके चलिए कि आप पेपर वन में 35 टू 40 क्वेश्चन सही करोगे, और पेपर टू में आप 75 टू 80 क्वेश्चन सही करोगे, या 80 टू 85 हम लोग पेपर टू में लेके चलते हैं, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट पेपर है, तो इसमें इतना हम लोग अचीव कर सकते हैं, या 80 क्वेश्चन का हमें टारगेट लेकर चलना है। तो ये आपने अपना यहाँ पर जो स्कोर है उसे एलोकेट कर लिया, पेपर वन में इतना टारगेट करना है, पेपर वन में किसी भी कंडीशन में बिलो 30 हमें नहीं जाना है, अदरवाइज हमारा जेआरएफ क्लियर नहीं होगा। और ये बिल्कुल फैक्ट है, अगर आपको अच्छे से क्लियर करना है एग्जामिनेशन, यू हैव टू करेक्ट 30 क्वेश्चन इन पेपर वन। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन तो हमें पेपर वन में करने ही करने हैं। सिमिलरली पेपर टू में आपको 70 क्वेश्चन किसी भी हाल में सही करने ही करने हैं, ये तो हमारा मिनिमम है, इतना तो हमें करना ही पड़ेगा। 100 क्वेश्चन इज मैंडेटरी, अगर आपको इस एग्जामिनेशन के बारे में सोचना है, ये तो मिनिमम है, करना ही करना पड़ेगा। इसके अलावा फिर जैसे मैंने बताया, पेपर टू में अगर आप 75 टू 85 की रेंज में आ जाते हो, या 80 टू 85 की रेंज में आ जाते हो, डेफिनेटली आपका जेआरएफ आपके हाथ में है। प्लस साथ में पेपर वन में भी 35 टू 40 हमें करके चलना है। ठीक है, 40 से ज्यादा अगर आप पेपर वन में सही करके आ रहे हो तो वो आपका बोनस है, मैं तो यहाँ पर आपको 35 टू 40 का टारगेट यहाँ पे दे रही हूँ। तो ये चीजें हमें अपनी लेके चलनी है। फिर इसके बाद इसके अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम भी एलोकेट करना है, जैसे आप दिन में कितना टाइम है अपनी क्लासेस को देने वाले हो, कितना टाइम है जो अपने रिविजन को देने वाले हो। जैसे मैंने आज आपको प्रीमियम में ओरिएंटेशन सेशन में बताया कि जो मॉर्निंग स्लॉट है वो हमें अपनी क्लासेस के लिए फिक्स कर देना है। मेरी अराउंड 1 से 2 बजे तक मेरी सारी जो क्लासेस है कंप्लीट हो रही है। फिर उसके बाद पूरा दिन का टाइम मेरे पास यहाँ पे बचा है, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग क्लासेस का रिवीजन कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, सारी चीजें। तो ऐसे अपना आपको अपना जो टाइम है यहाँ पर एलोकेट कर लेना है। देन हमें क्या करना है, अपने रिसोर्सेज डिसाइड करने हैं। रिसोर्सेज मतलब कहाँ से आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है। देखो, मल्टीपल रिसोर्सेज फॉलो करने से बेटर है एक ही रिसोर्स को फॉलो करो और उससे अच्छा रिजल्ट लेकर आने की कोशिश करो। तो अपने रिसोर्सेज डिसाइड कर लो। कोई ऐसी एक बुक नहीं है जहां पर आपको सारे टॉपिक एक साथ मिल जाए, आपको अलग अलग चीजों को यहाँ पे प्रेफर करना ही पड़ेगा। सो रिसोर्सेज अपने बहुत वाइजली चुने और लिमिटेड रिसोर्सेज रखे। एक टॉपिक के लिए एक ही रिसोर्सेज आप पढ़ो। जैसे 2 से 3 बेस्ट बुक है, रिट्जर है अगर आपको वेस्टर्न सोशोलॉजी का पार्ट कवर करना है। ठीक है, इंडियन सोशोलॉजिकल थिंकर्स के लिए बीके नागला यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। रिसर्च के लिए सीआर कोठारी की बुक है, या फिर इग्नू का कंटेंट सबसे बेस्ट है, जिसमें आपको ओवरऑल सारी यूनिट्स की चीजें मिल जाती हैं और हिंदी में भी ये कंटेंट हमारा अवेलेबल हो जाता है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो इस तरह के रिसोर्सेज आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। रिसोर्सेज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको बहुत वाइजली सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला, कोई भी एक रिसोर्स ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसी एक बुक नहीं है, कोई ऐसा वेबसाइट नहीं है जहां पर आपको सारी चीजें मिल जाए। सो हमें अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग रिसोर्सेज फॉलो करने पड़ सकते हैं, बट एक टॉपिक के लिए एक ही रिसोर्सेज। अभी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है बुक से, या फिर अगर आपको कोर्सेज प्रेफर करने हैं। कोर्सेज में थोड़ा बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको ये जो रिसोर्सेज ढूंढने वाली मेहनत है वो नहीं करनी पड़ती हमें, क्योंकि समझ नहीं आता है। जैसे रिट्जर की बात करें तो वो 1000 पेजेस की बुक है, अब उसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो बहुत जरूरी है। और स्पेशली अगर 5 मंथ्स का टाइम है तो फिर आधा टाइम तो आपका रिसोर्सेज ढूंढने में लग जाएगा। तो कोर्स यहाँ पर थोड़े से बेनिफिशियल आपके लिए हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर आपका जो रिसोर्सेज है या जो स्टडी मटेरियल है वो ऑलरेडी फिल्टर्ड यहाँ पे होता है। देन आपने अपने रिसोर्सेज डिसाइड कर लिए, फिर आपको अपना स्केड्यूल बनाना है कि अब आपको पता है कि मुझे इस यूनिट का इस टॉपिक में ये चीजें पढ़नी है। सपोज 10 पेजेस पढ़ने हैं, 12 पेजेस पढ़ने हैं, 20 पेजेस पढ़ने हैं, 30 पेजेस पढ़ने हैं, तो मुझे कितना टाइम लगेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना स्केड्यूल बनाना होगा कि आप कितने मंथ में कौन सी यूनिट है या कौन सा पोर्शन है यहाँ पे कवर कवर कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आपको
फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और बीच बीच में अपनी जो प्रिपरेशन है उसे इवेल्युएट भी करते रहना है, मतलब उसे रिव्यू भी करते रहो कि आप वाकई में जो पढ़ रहे हो उसका कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं। जैसे आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एमसीक्यू सॉल्व करोगे, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा मैंने अगर एक हफ्ता दिया है किसी टॉपिक को तो मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो भी रहे हैं या नहीं। ये जो प्रिपरेशन है इसको आपको टाइमली रिव्यू करते रहना पड़ेगा। अदरवाइज पता चले कि आप सोच रहे हो पहले मैं सिलेबस कवर कर लेता हूँ, फिर लास्ट में देखूंगा, रिवीजन करूंगा, और अभी से प्रिपरेशन करता हूँ, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। सपोज आप पढ़ते जा रहे हो बट आपको पता है, बट आपको ये पता भी होना चाहिए ना कि जो आप पढ़ रहे हो वो एक्चुअली में काम आ रहा है नहीं, तो उसके लिए बीच बीच में आपको अपनी जो प्रिपरेशन है उसे यहाँ पे एवेल्युएट करना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। देन आप लोगों को हमें किस यूनिट को कितना टाइम देना है ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप यूनिट वाइज वेटेज यहाँ पे देखोगे। तो मैं हमेशा ये टेबल है अपने सारे स्टूडेंट्स को दिखाती हूँ जिसमें लास्ट 4 to 5 ईयर्स का एनालिसिस मैंने किया है कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन यहाँ पे बने हैं। ऑब्वियसली जून 25 का डेटा भी हमारे पास नहीं है, आंसर की आने के बाद वो भी बेटर तरीके से हम बता पाएंगे। बट अगर दिसंबर की बेसिस पे बात करें तो ये आपका वेटेज रहा है यूनिट्स का। यूनिट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हमेशा आपकी डोमिनेट करती है यहाँ पर। यूनिट वन से आप मान के चलिए अराउंड 25 to 30 क्वेश्चन है जो यहाँ पर हमारे बन जाते हैं ऑन एन एवरेज। यूनिट टू से 10 से 15 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूनिट थ्री से अराउंड 50 to 20 क्वेश्चन। तो अगर ओवरऑल देखें अराउंड 45 to 50 क्वेश्चन हैं जो हमारे इन तीनों यूनिट से ही बन जाते हैं। तो ये काफी अच्छी चीज है, ये सबसे कोर यूनिट्स हैं सोशियोलॉजी की, तो आपको इनिशियली इन पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। फिर बाकी जो 7 यूनिट्स है वो इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो और उनके अकॉर्डिंग भी सारी चीजें देख सकते हो। बट अगर 40 to 45 क्वेश्चन आपके 3 यूनिट से बन रहे हैं तो आपको उन यूनिट पर सबसे ज्यादा अपना फोकस करना है और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो ये आप देख सकते हो। पेपर टू के साथ साथ पेपर वन का सिलेबस भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला बिना पेपर वन पढ़े आप जेआरएफ क्लियर नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। अगर हम टारगेट करके चल रहे हैं 115 क्वेश्चन, सो आपको पेपर वन प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो इसी तरह से पेपर वन में भी देखो कि अब आप किस यूनिट को, जैसे पेपर वन में हमने टारगेट किया है 35 to 40 क्वेश्चन हमें सही करने हैं, तो ये जो 35 to 40 क्वेश्चन है आप किस यूनिट में कितना स्कोर यहाँ पे कर सकते हो। जैसे हो सकता है किसी के लिए हायर एजुकेशन इजी हो, किसी के लिए हो सकता है आईसीटी इजी हो, तो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देखो, पीवाईक्यूज देखो, तो आपको पता चलेगा कि आपको किस यूनिट में कितना इंटरेस्ट आ रहा है। पेपर टू तो आपका सब्जेक्ट है, वहां पर तो आप सारी यूनिट को कर सकते हो, बट पेपर वन की जो 10 यूनिट्स है वो सब एक दूसरे से डिफरेंट है। तो यहाँ पर आपको अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा, आप किस यूनिट में बेटर स्कोर कर पा रहे हो। जैसे लॉजिकल रीजनिंग कुछ स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगता है, कुछ स्टूडेंट्स को आईसीटी डिफिकल्ट लगता है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करो आप किस में स्कोर कर सकते हो। बट एक टिप जो मैं आपको हमेशा देना चाहूंगी, कभी भी डेटा इंटरप्रिटेशन या फिर जो मैथमेटिकल रीजनिंग यूनिट है जिससे हमेशा स्टूडेंट्स को डर लगता है, इसे बिल्कुल भी स्किप करने के बारे में मत सोचना। स्पेशली जिस तरह का हमारा पैटर्न चेंज हो रहा है, जैसे इस बार का अगर आपने यूजीसी नेट का पैटर्न अगर देखा है तो बहुत जो आपकी थियोरिटिकल यूनिट है उसमें से बहुत कुछ ही आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिया जाता है। जैसे कम्युनिकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड सबसे, अगर हम लोग 2-3 साल पहले की बात करें तो ये सबसे इजी यूनिट हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड टॉपिक से सिंपल से जनरल अवेयरनेस बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे। बट आज के टाइम पे कम्युनिकेशन टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत डिफिकल्ट है, क्वेश्चन टैकल करना इसका डिफिकल्ट है। मतलब या हम लोग बोल सकते हैं ना जो आउट ऑफ द बॉक्स चीज है, जैसे कम्युनिकेशन में इस बार आपको मूवीज पूछी गई, ठीक है, इंडियन मूवीज के साथ साथ हॉलीवुड मूवी उनके डायरेक्टर्स कौन है, तो ये हर किसी को पता होना पॉसिबल हमारा नहीं है। सो इसलिए इस टाइम पे जो हमारे लिए आईसीटी में भी इवन आपको, क्योंकि एक टर्म हमें दे दिया है इंटरनेट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे हमें टर्म दे दिया है, या इंटरनेट एंड रिलेटेड टर्म्स आपको सिलेबस में दे दिया है। बट इंटरनेट एंड रिलेटेड टर्म्स में कितनी चीजें आ जाती है, इंटरनेट कितना ज्यादा वास्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम पे इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है, तो उसमें एनटीए क्या क्या आपसे पूछ सकता है, तो ये हर कुछ हमारे लिए कवर करना पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए आज के टाइम पे ये जो मैथमेटिकल रीजनिंग यूनिट है या डेटा इंटरप्रिटेशन यूनिट है, इसको आपको अपना फ्रेंड बनाना पड़ेगा। इस टाइम पे आप देखो तो डेटा इंटरप्रिटेशन सबसे ज्यादा इजी आया, क्यों?
आपकी बेसिक आपके परसेंटेज रेशो, और सिर्फ सोशोलॉजी में नहीं सारे सब्जेक्ट्स में आपका यही हुआ। तो आपको ये चीजों पे शुरू से काम करना पड़ेगा। अब अगर सोच के चलिए कि कोई बच्चा है जिसने डेटा इंटरप्रिटेशन और मैथमेटिकल रीजनिंग बिल्कुल ही स्किप कर दिया था, तो यहाँ से तो उसके नंबर गए ही, प्लस बाकी यूनिट में भी एंटी ने इस बार आपका बिल्कुल काम खराब कर दिया, या सिंपल भाषा में बोलूँ तो हमारी जो बैंड बजा दिया या वाट लगा दी है, वो सारी चीजें। तो ट्राई करो डेटा इंटरप्रिटेशन मैथमेटिकल रीजनिंग को शुरू से अपना फ्रेंड बनाओ। हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 डीआई है वो आप अभी से भी अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, 150 दिन है आपके पास, ठीक है, आपके पास 5 महीने का टाइम है अराउंड। अगर आप 50 to 60 यहाँ पे 50 डीआई भी अगर आप कर लेते हो ना, मतलब 15 दिन में एक डीआई भी करो, 50 डीआई भी कर लोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। जिसको थोड़ा बहुत पकड़ है मैथ्स में उसके लिए इतने से भी काम चल जाएगा। जिसको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आपको मैं सजेस्ट करूंगी हर 2 से 3 दिन में एटलीस्ट अभी एक डीआई करने की कोशिश करो। आप अगर कर सकते हो तो डेली करने की कोशिश करो, और एटलीस्ट जो बेसिक चीज है वो समझ लो। जरूरी नहीं है आप बहुत ज्यादा हाई लेवल की तरफ जाओ, बट बेसिक चीजें जैसे परसेंटेज कैलकुलेट करना, रेशो कैलकुलेट करना, हमारा एवरेज कैलकुलेट करना, ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आप कर सकते हो। और अगर आपने ये 4-5 चीजें भी कर ली ना, तो आप डेटा इंटरप्रिटेशन में बिल्कुल मास्टरी कर जाओगे। और यही चीजें हैं बस आपको करनी है। तो अपने अंदर ये जो डर हमने बना रखा है कि हमसे तो मैथ्स होगा ही नहीं और मैथ्स में तो पता नहीं क्या आ जाता है, ऐसा नहीं है। आप अगर एफर्ट करोगे, जैसे बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, वो जैसे क्लासेस चल रही होती है ना, तो वो डेटा इंटरप्रिटेशन और मैथमेटिकल रीजनिंग की बिल्कुल क्लासेस ही स्किप कर देते हैं, और फिर बोलते हैं कि ये तो हमसे होते ही नहीं। जब आप देखोगे तभी तो होगा ना, जब आप एफर्ट मारोगे तभी तो होगा। अगर आप मेहनत करने से ही डरोगे तो फिर कैसे रिजल्ट निकल कर आएगा। सो मेहनत तो हमें करनी है। अगर कोई चीज डिफिकल्ट है तो उसको उतना टाइम तो देना पड़ेगा ना। आपकी गर्लफ्रेंड रूठ जाती है तो उसको टाइम देते हो ना, मनाते हो ना, तो वही चीज आपको करनी है कि यहाँ पर भी मान के चलो डेटा इंटरप्रिटेशन मैथमेटिकल रीजनिंग आपकी गर्लफ्रेंड है तो उसको मनाने के लिए, उसको पटाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो वो चीजें यहाँ पर आपको करनी है और इस चीज पे सबसे ज्यादा काम करना है। देन रोड मैप की अगर हम लोग बात करें तो 150 डेज हम लोग अभी एवरेज यहाँ पर अपने लेके चल रहे हैं। ये जो 150 डेज है इसमें जो स्टार्टिंग का टाइम है, जैसे स्टार्टिंग हम लोग मान के चले 50 to 60 डेज है या 70 डेज है, ये आपको अपने कोर यूनिट्स को यहाँ पे देने हैं। कोर यूनिट्स मतलब जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, जैसे मैंने आपको पेपर 2 में बताया, जो यूनिट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड है ये आपकी कोर यूनिट्स हैं, तो इनको यहाँ पे टाइम देना है। सिमिलरली आपको डेली अपना, जब आप पेपर 2 पढ़ो, ऐसा नहीं करना है कि पहले पेपर 2 पढ़ लें और फिर अपना पेपर 2 कंप्लीट करने के बाद फिर पेपर 1 स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं। दोनों पेपर को साथ में लेके चलो। अगर आप पेपर 2 की एक यूनिट उठा रहे हो तो साथ में पेपर 1 की 2 यूनिट्स लेके चलो। जैसे हम लोग प्रीमियम कोर्सेज में आपके लिए कर रहे हैं, पेपर 2 का एक यूनिट चलेगा, साथ में पेपर 1 की आपकी 2 यूनिट्स यहाँ पे चल रही हैं। जैसे मंडे से आपके लिए हायर एजुकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एक थोड़ी लेंदी यूनिट, एक थोड़ी सी कंपैरेटिवली इजी यूनिट, तो ऐसे बैलेंस बना के चलोगे सो अच्छे से यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगी। सो स्टार्टिंग का जो टाइम है वो अपनी कोर यूनिट्स को देना है। देन फिर अपनी रिमेनिंग यूनिट्स जो है उनको आप यहाँ पे 20 to 30 डेज का टाइम यहाँ पे दोगे। फिर इसके बाद लास्ट का जो 1 मंथ है, किसी भी कंडीशन में लास्ट के जो 30 डेज हैं हमारे 120 डेज में आपको ट्राई करना है कि ये जो अपनी कोर यूनिट्स है और रिमेनिंग सारे मतलब जो सिलेबस है वो कवर कर लो। लास्ट के 30 डेज सिर्फ और सिर्फ हमें रिवीजन में देना है, मॉक टेस्ट में देना। आप कितना भी पढ़ लो, अगर आप चीजों को रिवाइज नहीं कर रहे हो, मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इस अभी जो हमारा पेपर पैटर्न चल रहा है वो इस तरह का चल रहा है कि आपका वो 3 घंटे में आप क्या करके आते हो वो मैटर कर रहा है। नो मैटर आप पिछले 6 साल से पढ़ रहे हो, 7 साल से आप पढ़ रहे हो, आपकी कितनी भी अच्छी कमांड क्यों ना हो, बट अगर आप वो 3 आवर्स में पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है वो नहीं सीख पा रहे हो, तो फिर आपका कोई मतलब नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका रिजल्ट है वही 3 आवर्स यहाँ पे डिसाइड करते हैं। तो उन 3 आवर्स के लिए आपको डे 1 से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी देने पड़ेंगे, प्रॉपर सीबीटी मोड में आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। तो लास्ट के जो 30 डेज है वो हमें इन चीजों को यहाँ पे देने हैं, ठीक है। तो ये आपका एक रोड मैप होने वाला है जो यहाँ पर हमें फॉलो करना है। एंड लास्ट कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी टिप्स हैं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे अपना फोकस करो। अब सिर्फ रट्टा मार के काम नहीं चलेगा, कौन सा कंसेप्ट किस थिंकर ने दिया है उससे काम नहीं चलेगा। अगर क्लासिकल थिंकर्स हैं तो क्लासिकल थिंकर से आपको डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपको डिटेल में प्रिपेयर करना पड़ेगा। बाल की खाल वहां पर आपको निकालनी पड़ेगी, एक एक वर्ड का मीनिंग आपको समझना पड़ेगा। विदाउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी काम यहाँ पे नहीं चलेगा। तो उस पर काम
काम करो, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रिवीजन करो डेली अपना, जो भी आप पूरा दिन में पढ़ रहे हो एटलीस्ट 10 दिन में 10 मिनट बैठ के या रात को सोने से पहले 10-15 मिनट उसे अपने माइंड में रिवाइज करने की कोशिश करो कि आज आपने क्या पढ़ा, क्या चीजें हैं जो आपको याद रही। अपना प्रोग्रेस ट्रैक करो कि अच्छा इतना पोर्शन मेरा कवर है। जो सिलेबस है वो प्रिंट करवा के अपनी डेस्क पर रख लो और उस पर टिक लगाते जाओ कि अच्छा ये पोर्शन मेरा हो गया है। तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि ये हो गया है मेरा, ये बचा है, ये सारी चीजें। पेपर वन को जैसे मैंने बोला इक्वली फोकस करना है। पेपर वन को अगर छोड़ दोगे तो जेआरएफ भी छोड़ ही दो, फिर आपसे नहीं होगा। ये मैं क्लियरली बोल रही हूँ, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे। और कंसिस्टेंट रहना है। बहुत सारे जो बच्चे हैं जो सिर्फ लास्ट में मैराथन के टाइम पर ही जागते हैं और फिर सोचते हैं कि बस मैराथन देख लो हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, आपको स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, डे वन से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इस टाइम पे जो भी स्टूडेंट्स बोलते हैं ना डिफिकल्ट है, जैसे बहुत सारे बच्चों का आ रहा है एग्जामिनेशन डिफिकल्ट गया, मैं बोल रही हूँ अगर 90% बच्चों को, 95% बच्चों को भी एग्जामिनेशन डिफिकल्ट लगा है तो भी आप मान के चलो कट ऑफ हाई ही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि जो सिलेक्शन रेट है जेआरएफ का वो लेस देन 1% है। ठीक है, तो बच्चे कमेंट में बहुत कुछ लिख देते हैं, मैम आपने तो पेपर दिया नहीं है, आपको कैसे पता पेपर डिफिकल्ट था इजी था। आपके लिए इजी है, स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट है। माना कि चलो पेपर डिफिकल्ट है, बहुत सारी चीजें, इंग्लिश का पेपर देख लो कैसा आया, तब पता चलेगा डिफिकल्ट पेपर क्या होता है। ठीक है, सो अगर 90 to 95% बच्चों को भी पेपर डिफिकल्ट लग रहा है ना, तो भी मान के चलना कट ऑफ आ ही जाएगा। कट ऑफ आपका इतना लो नहीं चला जाएगा, इस बार की 210 मार्क्स हमारा कट ऑफ जा रहा है, कट ऑफ आपका थोड़ा सा हाई रहेगा। हो सकता है दिसंबर एग्जाम से कम चला जाए, बिल्कुल जा भी सकता है, बट ये मत सोचना कि बिल्कुल 200-210 मार्क्स आपका जेआरएफ का कट ऑफ चले जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, लेवल बढ़ चुका है, नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, तो आपको उस लेवल का प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी, उस लेवल की सिंसेरिटी यहाँ पर आपसे डिमांड की जा रही है। सो जितना जल्दी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लोगे उतना ज्यादा बेटर आप सभी के लिए रहेगा। सो आई होप ये जो स्ट्रेटेजी सेशन है आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो, समझ में आया हो कि हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। अब जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो इस अकॉर्डिंग अपने एक स्टडी प्लान बना सकते हैं और प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी जो भी लोग मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं सो प्रीमियम कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हो। 7 जुलाई यानी कि मंडे से आप सभी के लिए जो रेगुलर क्लासेज हैं पेपर वन एंड पेपर टू की, यहाँ पर मैं आप सभी लोगों के लिए स्टार्ट कर रही हूँ। पेपर टू का अगर आप कोर्स लेते हो तो जेआरएफ अड्डा प्रीमियम बैचेस में आपको पेपर वन का कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री या फ्री में यहाँ पर मिल जाता है। टेस्ट सीरीज मिल जाती है, हैंडबुक आपको मिल जाती है, तो जो नोट्स बनाने का काम है वो भी यहाँ पर आपका थोड़ा सा कम हो जाता है। इसके अलावा क्लास के साथ पीडीएफ भी आपको मिलते हैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में, तो दोनों ही तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलते हैं 2013 से लेके 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर पेपर सोशियोलॉजी के आपको वीडियो सॉल्यूशंस के साथ मिलेंगे। रिसर्च प्रपोजल रिलेटेड भी जो काउंसलिंग सेशन है या गाइडेंस सेशन है वो यहाँ पर आपके लिए होंगे। तो इफ यू थिंक आप मेरे साथ अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, मेरे आइडियाज के साथ आप अलाइन कर सकते हो, मेरे पढ़ाने के तरीके से आप अलाइन कर सकते हो, 1-to-1 पर्सनल गाइडेंस आपको चाहिए, सो प्रीमियम कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी आपको क्वेरी है कोर्स से रिलेटेड, कैसे परचेज करना है, क्या करना है, तो स्क्रीन पे आपको नंबर्स दिए गए हैं, उस पर आप कॉल कर सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। 10% डिस्काउंट अभी आपको दिया जा रहा है, सो आप बिल्कुल इससे अवेल कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। 3 PM यहाँ पर मेरी यूट्यूब क्लासेस का टाइमिंग है, जहां पर मैं इसी तरह की इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी सेशन एंड जो क्लासेस है वो सभी मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। कोई भी डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मंडे को मिलते हैं हमारी मॉर्निंग प्रीमियम क्लासेस में एंड 3 PM पर यूट्यूब क्लासेस के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।